प्रिय विद्यार्थियों, आज से अपन आयकर यानी इनकम टैक्स की व्याख्यान श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आज इनकम टैक्स के लिए अपना ये पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में अपन बात करेंगे इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। सबसे पहले आयकर का परिचय, और परिचय में हमें यह सीखना है कि आयकर यानी इनकम टैक्स इनकम पर लगने वाला टैक्स है। हमारे देश में इस प्रकार के और भी बहुत सारे टैक्सेज हैं जो व्यक्तियों की आय पर या खर्च पर किसी भी तरीके से लगते हैं। उनमें से इनकम टैक्स एक महत्वपूर्ण टैक्स है, और महत्वपूर्ण टैक्स इसलिए है क्योंकि एक शब्द आता है प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के अंतर्गत आयकर एक मुख्य कर है। आय एवं संपत्ति के वितरण में असमानता को कम करने हेतु आयकर का महत्वपूर्ण स्थान है। अपन बात कर रहे थे कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स एक मुख्य टैक्स है। तो क्या होता है कि प्रगतिशील कर प्रणाली के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाया जाता है, और जो कम इनकम वाले लोग होते हैं उन पर कम या जीरो टैक्स लगाया जाता है। तो हमारे देश में चूँकि गरीब ज़्यादा हैं, जो कम इनकम वाले लोग हैं उनको आयकर से एक तरह से मुक्ति दे दी गई है। जैसे कह दिया कि 2,50,000 रुपये सालाना जिसकी इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है उसको भी 5% टैक्स 2.5 लाख रुपए पर देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है उसको 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स की रेट यदि बढ़ती जाए तो ऐसे टैक्स सिस्टम को हम प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं, और हमारा ये इनकम टैक्स इसी प्रकार का एक टैक्स है। दूसरी बात है कि करों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्स। 2 प्रकार के टैक्सेस लगाए जाते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार के टैक्स हैं, एक है प्रत्यक्ष कर और एक है अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए, 2 शब्द, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को समझने के लिए हमें 2 शब्द समझने पड़ेंगे। एक शब्द है कराघात और दूसरा शब्द है करापात। कराघात यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स और करापात यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट यानी बर्डन ऑफ टैक्स। अब यदि किसी भी टैक्स के सिस्टम के अंतर्गत कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता हो तो ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, इस प्रकार के कर हैं जो प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि इसमें कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। अलग अलग यानी कराघात दूसरे व्यक्ति पर, करापात दूसरे व्यक्ति पर। कर लगाया जाता है किसी अन्य व्यक्ति पर, जबकि उस टैक्स की बर्डन जो आती है वो किसी दूसरे व्यक्ति पर। जैसे वस्तु एवं सेवा कर GST, जो कि बहुत चर्चित है, जिसके नाम से हम सभी परिचित हैं, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें क्या होता है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सामान्यतः लगाया गया है। कराघात किस पर हो रहा है GST का? व्यापारियों पर। जबकि करापात किस पर हो रहा है? जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनसे टैक्स वसूल कर लिया जाता है। इसी तरीके से उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो देखिए, 2 प्रकार के कर, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स।
तो डायरेक्ट टैक्स में कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। और हमारा ये इनकम टैक्स आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर लगता है उसी व्यक्ति को ये चुकाना पड़ता है, अपनी पॉकेट में से चुकाना पड़ता है। आगे बात करते हैं अपन कि आयकर से संबंधित सारे नियम उपनियम या इनकम टैक्स से संबंधित सारे रूल रेगुलेशंस समझने और सीखने के लिए अथवा इनकम टैक्स का कोई क्वेश्चन हल करने के लिए हमें निम्न प्रकार के नियम अधिनियमों को एक साथ समग्र रूप में पढ़ना पड़ता है। पहला है आयकर अधिनियम 1961 1961। ये आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत में लागू हैं और इसमें समय समय पर संशोधन भी हुए हैं। जैसे 1987 में संशोधन हुआ, 1989 में संशोधन हुआ, 2006 में संशोधन हुआ। तो ये संशोधन होने के बाद वर्तमान में जो आयकर अधिनियम है, उस अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार करारोपण किया जाता है। दूसरा है आयकर नियम 1962। अब आयकर अधिनियम के साथ आयकर नियम भी होते हैं। आयकर नियम कि अधिनियम में दिए गए जो प्रावधान हैं, जो प्रोविजंस दिए गए हैं, उनकी कार्यविधि यानी प्रोसीजर, अर्थात वो नियम किस प्रकार से कार्य करेंगे एवं उनको किस तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा, क्रियान्विति और कार्यविधि के संबंध में जो विस्तृत नियम हैं वो आयकर नियम कहलाते हैं। ये 1962 में बने हुए हैं। तीसरा है वित्त अधिनियम। वित्त अधिनियम वार्षिक यानी प्रत्येक वर्ष बजट में सरकार के द्वारा वित्त विधेयक पारित किया जाता है, जो वित्त अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड यानी CBDT, देखिए ये जनरल नॉलेज में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है सामान्य ज्ञान में कि CBDT का फुल फॉर्म बताइए। तो CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, ये CBDT का फुल फॉर्म, हिंदी में कहें प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। इसके द्वारा जारी किए गए परिपत्र भी आयकर गणना हेतु ध्यान में रखने होते हैं। इसके अलावा सरकारी अधिसूचनाएं और न्यायिक निर्णय। तो ये 5 प्रकार की चीज़ें हैं जिनको मिलाकर के हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। चूँकि इसमें से वित्त अधिनियम प्रत्येक वर्ष आता है, प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के द्वारा परिपत्र समय समय पर जारी किए जाते हैं, सरकारी अधिसूचनाएं भी नई नई आती रहती हैं, न्यायिक निर्णय भी बदलते रहते हैं, पुराने निर्णयों को बदल दिया जाता है या नए नए जो निर्णय हैं वो आते रहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें नई होती हैं, न्यू। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स पढ़ने के लिए नई किताब की आवश्यकता होती है, नई बुक की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें नई बुक लेनी पड़ती है। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि आयकर आय पर लगता है, तो यहाँ आय का अर्थ क्या है, अर्थात इनकम किसे कहते हैं। तो इसके संबंध में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मीनिंग ऑफ इनकम, अधिनियम की धारा, आयकर अधिनियम की धारा 224 के अंतर्गत केवल उन प्राप्तियों की सूची दी गई है जिन्हें आय माना जाता है, जैसे लाभ, प्रॉफिट, लाभांश, डिविडेंड, चंदे, वेतन के स्थान पर भुगतान, अनुलाभ, फर्म के साझेदारों को प्राप्त ब्याज, इस तरीके से आदि आदि कुछ प्राप्तियों की लिस्ट बनी हुई है जो इनकम मानी जाती है। लेकिन इन लिस्ट से हम ये नहीं जान सकते कि आय का अर्थ क्या है। अधिनियम में आय की परिभाषा स्पष्ट नहीं है और आयकर आय पर ही लगता है। अतः विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर कुछ ऐसे सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, सिद्धांत जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई प्राप्ति आय मानी जाएगी अथवा नहीं मानी जाएगी। अब हम उन सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा करते हैं कि आय होने के लिए कौन कौन से सिद्धांत
होने चाहिए, लागू होने चाहिए। इनमें से सबसे पहला जो सिद्धांत है आय निर्धारण के सिद्धांत में, वो है आय मुद्रा में हो जरूरी नहीं है, मुद्रा तुल्य भी हो सकती है। अर्थात हमेशा नगद में प्राप्त होने वाली ही इनकम है, नगद में प्राप्त नहीं हो रही है, कोई सुविधा के रूप में, वस्तु के रूप में प्राप्त हो रही है, वो भी इनकम होती है। दूसरा सिद्धांत है आय का साधन निश्चित होना चाहिए। 5 में से किसी एक शीर्षक में आय आनी चाहिए। इनकम के 5 शीर्षक इनकम टैक्स के अंतर्गत माने जाते हैं। उन 5 में से किसी एक शीर्षक के अंतर्गत आने वाली आय को ही आय माना जाता है। यदि कोई प्राप्ति ऐसी है जो 5 में से किसी भी शीर्षक में शामिल नहीं हो सकती, तो फिर उसको आय नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए, स्वयं अपने आप से अपने आप को कोई इनकम नहीं हो सकती। चौथी बात कि कानूनी एवं गैर कानूनी आय में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। आय चाहे कानूनी तरीके से प्राप्त हुई है तब भी टैक्स लगेगा, गैर कानूनी रूप से यदि कहीं कोई इनकम प्राप्त की गई है तब भी टैक्स लगेगा। ये अलग बात है कि गैर कानूनी इनकम पर पेनल्टी और सजाएं भी होती हैं। अगला जो नियम है, पांचवा सिद्धांत, कि आय में नियमितता होना आवश्यक नहीं है। अर्थात कभी कभार होने वाली प्राप्ति को भी आय माना जा सकता है, जैसे लॉटरी को इनकम माना जाता है। इसी तरीके से विवादास्पद आय पर भी कर लगता है कि ये जिस संपत्ति से इनकम प्राप्त हो रही है वो संपत्ति का मालिक कौन है, इस तरीके का कोई विवाद चल रहा है, लेकिन फिर भी उस संपत्ति से इनकम जिस व्यक्ति को प्राप्त हो रही है उसकी इनकम मानी जाएगी। इसी तरीके से व्यय से छुटकारे को आय नहीं माना जाता है। यानी कहीं कोई खर्चा करना था, अब किसी कारण से वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तब भी उसे आय नहीं माना जाता। संभावित आय को आय नहीं मानते हैं। संभावित कि भविष्य में इनकम होगी, इस संभावना के आधार पर वर्तमान में टैक्स नहीं लगाया जाता है, बल्कि इनकम तभी मानी जाएगी जब या तो वो वास्तव में अर्जित हो जाए या वास्तव में वो प्राप्त हो जाए। इसी तरीके से आय प्राप्ति का अधिकार मिलते ही कर योग्य हो जाती है। जैसे ही इनकम प्राप्त करने का अधिकार मिल गया, यानी ये तय हो गया कि उसको पैसा प्राप्त होगा, प्राप्ति होगी, उसी समय वो इनकम मान ली जाती है, भले ही वास्तविक प्राप्ति यानी नगद प्राप्ति बाद में हो। आय का प्रयोग आय होती है, किंतु आय का मोड़ आय नहीं होती है। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हमें समझना पड़ेगा प्रयोग किसे कहते हैं और मोड़ किसे कहते हैं। देखिए, आय का प्रयोग यानी कर्मचारी की सुविधा हेतु वेतन में से की गई कटौती आय का प्रयोग है। जैसे मान लीजिए किसी संस्था के द्वारा अपने कर्मचारी को फ्री में रहने के लिए मकान दिया और उस मकान के बदले में उस कर्मचारी के वेतन में से कुछ पैसा काट लिया जाता है, तो वो कटौती जो है वो आय का प्रयोग कहलाएगा। और आय का प्रयोग आय ही होती है, यानी उस संस्था के द्वारा अपने कर्मचारी के वेतन में से जो कटौतियां की गई है वो सारी कटौतियां जोड़ करके हमेशा ग्रोस सैलरी पर टैक्स लगाया जाता है, या यूं कहें कि ग्रोस सैलरी ही टैक्सेबल होती है। आय के मोड़ का उदाहरण यदि अपन देखें तो किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की आय एक बार प्राप्त कर लेना और फिर दूसरे को चुकाना, तो इस तरीके से ये आय का मोड़ है। जैसे कर्मचारी ने आय प्राप्त कर ली, इनकम प्राप्त कर ली, सैलरी प्राप्त कर ली, अब वो सैलरी ले जा करके अपने घर में अपने घर के सदस्यों को बांट देता है, तो ये आय का मोड़ है और ये इनकम यानी घर के सदस्यों के लिए इसको इनकम नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो है घर खर्च के लिए प्राप्त राशि में से बचत आय नहीं मानी जाती हैं। तो ये आय के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हमने यहाँ पर देखे। अगली महत्वपूर्ण बात है कर निर्धारण वर्ष, यानी वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं। कर निर्धारण वर्ष
12 महीने की अवधि होती है और हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। वर्तमान में 2020-21 कर निर्धारण वर्ष चल रहा है। गत वर्ष असेसमेंट ईयर तुरंत पूर्व के 12 यानी कर निर्धारण वर्ष से तुरंत पिछले 12 महीने की जो अवधि है वो गत वर्ष कहलाती है। अब नियम, ये महत्वपूर्ण बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं कि सामान्य नियम क्या है। सामान्य नियम है कर निर्धारण वर्ष में उससे संबंधित गत वर्ष की आय पर कर चुकाया जाता है। यानी 2020-21 जो कर निर्धारण वर्ष है, इस कर निर्धारण वर्ष में कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा, जो इनकम 2019-20 में हुई है। यानी हम इनकम कौन सी लेंगे, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच की इनकम लेंगे और उस इनकम पर वर्तमान कर निर्धारण वर्ष में कर की गणना की जाती है। इसके अलावा अब जो सामान्य, कई बार परीक्षाओं में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि इस सामान्य नियम के अपवाद क्या हैं। सामान्य नियम क्या था कि कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की आय पर कर का निर्धारण किया जाता है, चुकाया जाता है। अपवाद यानी जिस वर्ष की आय हो उसी वर्ष टैक्स देना पड़ता है। गत वर्ष की आय पर टैक्स नहीं लगता, बल्कि 2020-21 में 2020-21 की आय पर ही टैक्स देना पड़ेगा। ये कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे अनिवासी यानी जो भारत में नहीं रहते हैं, उनके समुद्री जहाज का व्यापार हो और उससे आय हो तो गत वर्ष लागू नहीं होगा। इसी तरह वापस न लौटने के इरादे से यदि कोई भारत छोड़ करके गत वर्ष में बाहर जा रहा है तो जिस समय वो बाहर जा रहा है उस समय पूरा टैक्स चुका करके जाना पड़ेगा। तीसरा, यदि किसी विशिष्ट घटना या उद्देश्य से बनाए गए व्यक्तियों के संग या समूह की आय है तब भी गत वर्ष का नियम लागू नहीं होगा। चौथा, कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण यदि कोई व्यक्ति करता है तब भी गत वर्ष का नियम लागू नहीं होगा। और यदि कोई व्यापारी अपना व्यापार बंद कर देता है तो उसके लिए गत वर्ष का नियम लागू नहीं होगा। तो ये 5 अपवादजनक स्थितियों के अलावा सामान्य नियम लागू होगा। और सामान्य नियम क्या है कि जिस वर्ष इनकम होती है उसके अगले वर्ष कर चुकाना होता है, या यूं कहें कि वर्तमान वर्ष में पिछले वर्ष की इनकम पर टैक्स लगता है। तो ये आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन ने बात करी है केवल इनकम टैक्स के सामान्य परिचय की। आगे इसी श्रृंखला में अपन इनकम टैक्स के बाकी के चैप्टरों की चर्चा करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हल करेंगे। तो लगातार यदि इनकम टैक्स हम सीखना चाहते हैं, कैलकुलेट कैसे होता है, इनकम टैक्स से संबंधित क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, यदि हम ये सब सीखना चाहते हैं तो लगातार इन लेक्चर्स को अटेंड करते रहें ताकि इनकम टैक्स का आपका सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो सके। धन्यवाद। आज इतना ही।